तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनसांग या जिनको जुआनजांग भी बोला जाता है। और इंडिया में जो इनका टाइमिंग था वो 6:30 से लेके 6:45 तक था। इस टाइम पे ये इंडिया में रहे हैं। तो इन्होंने जितना टाइम इंडिया में अपना स्पेंड किया, उसके बाद जब ये वापस चाइना गए तो वहाँ जाकर के इन्होंने जो बुक लिखी है उसको बोलते हैं CU की। बुक का नाम क्या है? CU की, या रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। और ये जो इनका बुक है, ये जितने भी हमारे सोर्सेस हैं उसमें ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम पे, सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। जब इनकी एज 27 थी तब इन्होंने इंडिया का जर्नी स्टार्ट किया था। और ऐसा कहते हैं कि इस टाइम पे जो इनका किंगडम था चाइना में, चाइना का जो एम्पायर, चाइना का जो रूलर थे इनके टाइम पे, उन्होंने बैन कर रखा था ट्रेवल, कि बाहर, किंगडम के बाहर नहीं जाना है। तो खासकर इंडिया के लिए तो इन्होंने अपना जो पाथ चूज किया था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया ये, और डायरेक्ट इंडिया की तरफ न जा करके पहले ये कहाँ गए? सेंट्रल एशिया की तरफ, ये इस तरीके से ताशकंद, समरकंद, फिर इसके बाद यहाँ से एंट्री इन्होंने हमारी, ऐसे। ये इनका पूरा आप रूट देख सकते हैं इस तरीके से। ये फिर यहाँ से इस तरह से वापस लौट गए। तो इनका मेन जो पर्पस था आने का वो ये था कि इसके पहले फाहियान भी विजिट कर चुके थे इंडिया, और फाहियान ने जो बातें लिखी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, इंडिया के बारे में, तो उसमें काफ़ी सारी बातें, क्योंकि ओरिजिनल जो टेक्स्ट शायद वो कम लेके गए थे, ज़्यादा उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया। तो इनको चाहिए था ओरिजिनल टेक्स्ट। इनका पर्पस था कि हमें ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए जिससे कि ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए मेनली इनका जो पर्पस था वो ये था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को यहाँ से लिया जाए और चाइना तक पहुँचाया जाए। फिर इसके बाद तो लैंड रूट के थ्रू ये आए 6:30 में, और नालंदा महाविहार में इन्होंने स्टडी किया। और उस टाइम पे चाइना में जो रूलर थे वो थे ताइजोंग। ताइजोंग का रूल चल रहा था, और 6:45 में ये वापस चले जाते हैं। और इन्होंने जितने भी उस टाइम के बुद्धिस्ट कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, जो सेंटर्स थे, उसको इन्होंने विजिट किया। स्तूप जितने थे उनको विजिट किया, और जितनी मोनेस्ट्रीज थी इनको विजिट किया। इंडिया को इन्होंने जो इंडिया के लिए वर्ड यूज़ किया है वो तियानजू या इंदू, इस तरीके का वर्ड उन्होंने अपना यूज़ किया इंडिया के लिए। और इसके बाद थानेश्वर में उन्होंने जिस बुद्धिस्ट स्कॉलर से एजुकेशन ली थी उसका नाम क्या था? जयगुप्ता। और बोधि ट्री, बोध गया में जो है, वहाँ इन्होंने जाकर के भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की थी। और नालंदा में 637 AD में नालंदा पहुँचते हैं, और उस टाइम पे इन्होंने बताया है कि नालंदा में जो टीच कर रहे थे वो थे शीलभद्र, वहाँ के आचार्य थे ये शीलभद्र। तो एक नाम था जयगुप्त जो कि बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं थानेश्वर में, जिन्होंने इनको रिसीव किया, और दूसरा नाम आ चुका है शीलभद्र। तो शीलभद्र वो हैं जिन्होंने, जो नालंदा के आचार्य हैं उस टाइम पे। इसके अलावा इन्होंने एक नाम और मेंशन किया है, ध्रुव सेन। ध्रुव सेन कौन? वल्लभी का रूलर,
जो कि हर्षवर्धन का क्या है, सन इन लॉ है। हर्षवर्धन ने अपनी डॉटर का मैरिज इससे करवाया है। और इन्होंने सिंध के रूलर को भी आइडेंटिफाई किया और बताया है कि वो शूद्र था, ऐसा इन्होंने बताया है। इसके अलावा इन्होंने मुल्तान का सन टेम्पल विजिट किया था, इसको इन्होंने बताया हुआ है। और कामरूप असम के रूलर थे भास्कर वर्मन, तो इन्होंने भी इनको इनवाइट किया था। तो एक नाम ये आ गया इनके लिए, इनसे जुड़ा हुआ भास्कर वर्मन। और ऐसा बताता है कि इन्होंने कन्नौज की जो धर्म सभा थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और प्रयाग का जो 6th महामोक्ष परिषद हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग हर्ष जो है पूरे इंडिया का, पूरे नॉर्थ इंडिया का वैसे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद पूरे इंडिया का स्वामी है। और हर्ष के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, शिलादित्य। हर्ष को शिलादित्य भी बोलते हैं, तो ये ह्वेनसांग ने ही इनको बोला है। फिर ह्वेनसांग बताते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, और जो किंग है वो खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सुपरवाइज करता है। और डेथ पेनल्टी के बारे में इन्होंने कहा कि हालांकि ये क्राइम के लिए दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम होता है तो अंग भंग कर दिया जाता है, म्यूटिलेशन तब करते हैं। तो यानी कि इस तरह का भी पनिशमेंट उस टाइम पे चलता था। रॉबर्ट्स के बारे में, डाकुओं के बारे में इन्होंने बताया कि भाई ये बहुत परेशान करते हैं, और उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी मुश्किल से कई बार बचाई है रॉबर्ट्स से। फिर इसके बाद जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि ये बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड थी, कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रिवेलेंट था। और इसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे, ये सब अपना रिलीजियस प्योरिटी को रिचुअल्स के थ्रू मेंटेन करके रखते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे इनका लाइफ होता था सिंपल, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, यानी जो सामंत होते थे और जो प्रीस्ट होते थे, इन लोग का लाइफ थोड़ा सा लग्जरियस हुआ करता था। ह्वेनसांग बताते हैं कि जो शूद्र थे उनका क्या काम था, एग्रीकल्चर थे, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर थे। और इसने जो अनटचेबल्स हुआ करते थे जैसे कि मेहतर, चांडाल, इन सब के बारे में भी लिखा है, और बताया है कि ये लोग प्याज और लहसुन खाया करते थे और विलेज के बाहर रहा करते थे, गांव में नहीं रहते थे मेन बस्ती में, बल्कि उससे दूर रहते थे। और ऐसा बताया कि जब ये गांव में इनका आना होता था, यानी कि चांडाल या मेहता लोगों का, तो उसके पहले इन लोगों को लाउड नॉइज करना होता था, तेज आवाज़ में चिल्लाना होता था। तेज आवाज़ में चिल्लाने से बाकी की जो पब्लिक है वो उसको टच ना कर ले, इसलिए वो उसको रास्ता दे देती थी। उनके चिल्लाने से ऐसा होता था। फिर इसके बाद लाइफ जो था एक कॉमन मैन का, वो सिंपल था और सात्विक था। लेकिन जो शहर थे और जो सभाएं थी जहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते थे, वहाँ का थोड़ा सा लाइफ लग्जरियस था। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बहुत सारे इनका ब्रांचेस बनी हुई थी ब्राह्मणों की, और बच्चों का जो एजुकेशन होता था 7 की एज में स्टार्ट हो जाया करता था। और इसके अलावा जो एजुकेशन होता था वो बुद्धिस्ट विहार में तो होता ही था, गुरुकुल भी हुआ करते थे। और ऐसा इसने बताया है कि इसने 47 लेटर्स, अल्फ़ाबेट में 47 लेटर्स को इन्होंने नोटिस किया, ह्वेनसांग ने। फिर इसके बाद नालंदा महाविहार में बताया है कि ये उस टाइम पे चाइना, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, दुनिया भर से लोग यहाँ पे इन जगहों से पढ़ने के लिए यहाँ आया करते थे, नालंदा। और ये बताया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये लगभग 100 गांव हैं, वल्लभी के 100 गांव लगभग हैं जिनका रेवेन्यू से नालंदा यूनिवर्सिटी चलता है। और एजुकेशन का एक और सेंटर इन्होंने बताया, वल्लभी।
तो यानी कि नालंदा और वल्लभी ये दो मेन इंपॉर्टेंट सेंटर थे। अब हम बात कर लेते हैं हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन था उससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है, लगभग चीज़ें वैसी ही थी और थोड़ा बहुत इसने अमेंडमेंट किया है अपने हिसाब से। टाइमिंग थोड़ा सा इन्होंने टाइम के हिसाब से चेंज की हैं चीज़ें। जैसे मोनार्कियल सिस्टम वहाँ था, यहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम ही चल रहा था और जो किंग होता था वही हेड ऑफ स्टेट और गवर्नेंस हुआ करता था। बाणभट्ट, अब किंग का इम्पोर्टेंस कैसा था इस बात से पता चलता है कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का कंपैरिजन भीष्म, द्रोण, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, शिव, इंद्र, वरुण, ये सब इसको नाम दिए हैं, मतलब उसके प्रभाव को बताने के लिए इतने सारे नाम दिए हैं। और हिंसांग बताते हैं कि हर्षवर्धन का जो पूरा दिन भर का जो टाइम था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें कि एक पार्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे और बाकी का जो 2 हिस्सा होता था उसमें रिलीजियस और पब्लिक इंटरेस्ट वाले काम किया करते थे। फिर जो हर्ष का एम्पायर था वो फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन में सामंती संगठन में एक तरह से आधारित था। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर ली है, ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। और हर्ष ने जो टाइटल ले रखे थे उसमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सक्रोत्तर पथेश्वर, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर, परम महेश्वर, ये सब इनके टाइटल हुआ करते थे। फिर जो सब ऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे ये टैक्स पे किया करते थे और टाइम पे अपने जो आर्मी होती थी वो दिया करते थे, यानी कि सोल्जर्स के टर्म्स में हेल्प किया करते थे और कोर्ट में भी विजिट किया करते थे जो सब ऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे। और यही है क्या, यही है फ्यूडल सिस्टम। फिर इसके बाद इनको बदले में क्या मिलता था, बदले में मिलती थी सिक्योरिटी। मेन जो किंग होता था उससे सिक्योरिटी मिलती थी और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जम्पशन इनको मिल जाया करते थे, कुछ प्रशासनिक सुविधाएं मिल जाती थी। फिर इसके बाद कुछ रूलर्स का नाम वेंसांग ने बताया है, जैसे कि ध्रुव सेन सेकंड, वल्लभी के जो रूलर थे। इसके अलावा भास्कर वर्मन कामरूप असम वाले और पूर्ण वर्मन मगध वाले, उदित और जालंधर, माधव गुप्त। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इसके क्या है, फ्यूडल या सबऑर्डिनेट रूलर्स हैं, यानी कि मेन सेंटर में कौन, हर्षवर्धन, और बाकी ये छोटे छोटे रूलर्स हैं जो कि इनके डोमिनेंस में हैं। फिर बात करें सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वही फ्यूडल वाला सिस्टम ही है, डिसेंट्रलाइजेशन है। और हमने इसकी बात की थी कि वेसल्स वाला जो सिस्टम हुआ करता था उसमें क्या होता था कि जो ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको कैश ना दे करके उसकी जगह पे क्या दे दिया जाता था, लैंड दे दी जाती थी। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे काफ़ी प्रिविलेंट था। फिर इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, जैसे पहले गुप्ता एरा में होती थी। हालांकि कितने इसमें मेंबर होते थे इसका एग्जैक्ट नंबर ऐसे पता नहीं चला है, लेकिन इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे यानी वही सब ऑर्डिनेट रूलर्स, वो बाकी डिपार्टमेंट्स के जो हेड हुआ करते थे वो, और कुछ एडवाइजर्स हुआ करते थे। इसके अलावा प्रधान अमात्य का नाम आता है जो इनकी बुक है नागानंद में और रत्नावली दोनों में आता है। और प्रधान अमात्य का मेनली जो नाम आता है वो नागानंद में, और रत्नावली में प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पास
अच्छा, बीच में नेटवर्क का दिक्कत हुआ था अभी। तो मैंने बताया कि प्रधान अमात्य जो है, प्रधान अमात्य का मेंशन आता है नागानंद में, और रत्नावली में प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। फिर इसके बाद जो हर्षवर्धन के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और जो उनकी बायोग्राफी लिखी गई हर्षचरित, इन दोनों से कुछ और दूसरे भी ऑफिसर्स का नाम मिलता है। जैसे कि कौन से ऑफिसर्स, जैसे कि एक है संधि विग्राहक, जो वॉर और पीस के मिनिस्टर होते थे। महाबलाधिकृत, कमांडर यानी सेनापति। इसके अलावा कटुक, पत्ती, चट्टभट्ट। तो ये हैं ऑफिसर्स के नाम, ये ऑफिसर्स के नाम हो गए। फिर से एक बार, संधि विग्राहक, महाबलाधिकृत, कटुक, पट्टी और चट्टभट्ट, ये हैं ऑफिसर्स के नाम। इन सब के अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे कि राजस्थानीय, राजस्थानी का मतलब होता था जो टेरिटोरियल रूलर हुआ करता था। कुमारमात्य, कुमारमात्य। इसके अलावा जो बाकी मैसेंजर्स हुआ करते थे, दूत हुआ करते थे वो। इसके अलावा यमचट्टी, यमचट्टी ये नाम थोड़ा सा अलग है। तो ये महिलाओं के लिए उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे उनके लिए यूज़ किया जाता है यमचट्टी। उपरिक का भी नाम आता है, उपरिक। और ये जो राजा के जो आदेश हुआ करते थे, मैंडेट हुआ करता था, उसको प्रिपेयर किया करता था। फिर इसके बाद जो प्रोविंस हुआ करते थे उसके लिए जो वर्ड आता है वो, जैसे गुप्ता एरा में था, वही है भुक्ति या देश। और भुक्ति के बाद फिर भुक्ति में इसके अलावा उपरिक, महाराज, आयुक्त, गोप्ता, भोगपति, राष्ट्रीय, ये नाम आते हैं। और भुक्ति जो है ये, इससे जो स्मॉलर यूनिट थी, विषय थी, और विषयपति वहाँ रूल किया करते थे। और विषय भी डिवाइडेड था किसमें, पठक में। तो एक हो गया भुक्ति, और उसके बाद हो गया विषय, और विषय के बाद हो गया पठक। और बहुत सारे विलेज आते थे फिर पठक के अंदर। अब मिलिट्री सिस्टम की अगर बात करें तो मिलिट्री सिस्टम में वेनसांग ने इनको बताया है चतुरंगिनी सेना के बारे में, यानी कि चारों तरह की आर्मी थी इनके पास, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी वाले। और बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट के अकॉर्डिंग जो हर्ष का मिनिस्टर होता था, भंडी, ये हर टाइम पे किंग के साथ ही रहता था। और भंडी के अलावा वॉर और पीस के जो मिनिस्टर थे ये थे अवंती। अवंती जगह का नाम भी है और अवंती यहाँ पे मिनिस्टर के लिए है। इसके अलावा सिंहनाद, सिंहनाद के अलावा कुंतल। तो ये 3 नाम और हो गए, अवंती, सिंहनाद और कुंतल। नेवल आर्मी का मेंशन मधुबन का जो ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन है और बांसखेड़ा का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है। 2 इंस्क्रिप्शन है जहां से पता चलता है कि हर्ष के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवल आर्मी भी थी। तो मधुबन वाला मऊ डिस्ट्रिक्ट यूपी से मिला है जो इंस्क्रिप्शन है कॉपर का, और बांसखेड़ा का जो इंस्क्रिप्शन है ये शाहजहांपुर यूपी से मिला है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर्षवर्धन का जो सिग्नेचर है वो कहाँ से मिला है, बांसखेड़ा से ही मिला है। बांसखेड़ा का जो कॉपर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हर्षवर्धन का क्या मिला है, सिग्नेचर मिला है। और महाबलाधिकृत की बात हो ही चुकी है, तो ये आर्मी का सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी यही होती थी महाबलाधिकृत। इसको आप आज के टाइम के जनरल मान के चलिए, आर्मी जनरल जैसे होते हैं, आर्मी चीफ। फिर इसके बाद कुटुक जो है, कटुक, ये गज सेना का
हेड हुआ करता था और स्कंदगुप्त इसी पोस्ट पे थे। स्कंदगुप्त इसी पोस्ट पे थे। फिर जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो क्राइम ज़्यादा होते ही नहीं थे। ऐसा किसने बताया है? वेनसांग ने बताया है। तो क्राइम ज़्यादा नहीं होते थे और जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनके लिए तरह तरह के टेस्ट हुआ करते थे अपने आप को प्रूव करने के लिए। फायर, वाटर, पॉइजन, वेइंग एग्जामिनेशन। तो ये अपने को सही ठहराने के लिए, जैसे रामचरितमानस में माता सीता के लिए है कि भाई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो इसी तरीके से यहाँ अग्नि, जल, विष, ये सब परीक्षाएं भी देनी पड़ती थी। फिर इसके बाद जो इनका जुडिशियल सिस्टम था, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स जैसे कि महा, परमत्र, परमत्री, दंडिक, दंडपाशिक, चौरो, धर्निक, ये कुछ नाम हैं जो कि रिलेटेड थे किससे? जुडिशियल सिस्टम से। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में मैक्सिमम जो इनकम होता था स्टेट को वो लैंड से हुआ करता था और इसमें कुछ और भी टैक्स थे जैसे कि उद्रंग, जैसे कि उपरिकर, धान्य, हिरण्य, ये सब इम्पोर्टेंट टैक्स हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और थे जैसे तुल्य में, भाग, भोग, भूतवाद। इसमें भौगिक वो ऑफिसर हुआ करता था जो टैक्स कलेक्ट किया करता था और पुष्पपाल इसका सारा रिकॉर्ड रखता था। 1/6 जैसे कि हर टाइम से चला पूरे एंशियंट हिस्ट्री में 1/6 पार्ट ही रहा है टैक्स, तो यहाँ भी इतना ही था। और फॉरेस्ट जो है वो भी स्टेट इनकम के अच्छे सोर्स थे। वनपाल वर्ड का यूज आता है, वनपाल जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था। और ट्राइबल फार्मर्स का भी इस टाइम पे मेंशन आता है हर्षचरित में, जो बायोग्राफी है उसमें ट्राइबल फार्मर्स की भी बात आती है। वेनसांग का ये मानना था कि जो स्टेट इनकम होती थी हर्षवर्धन की, वो 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो स्टेट एक्सपेंडिचर में कुछ जाता था, कुछ जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उनके लिए जाता था, फिर इसके अलावा जो सेटलमेंट होता है ऑफिसर्स का, एम्प्लॉयज़ का, उसमें जाता था, और कुछ रिलीजियस फंक्शंस के लिए। तो ये एक्सपेंडिचर के उसने 4 सोर्स बताए हैं कि जो स्टेट इनकम होती थी वो 4 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ करती थी। फिर इसके बाद सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ में कास्ट सिस्टम जो है फुल ऑन चल रहा था इस टाइम पे। ब्राह्मण जो हुआ करते थे मेनली वही रिलीजियस एक्टिविटी करते थे। अभी जैसा अब तक चलता रहा पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में वैसा ही यहाँ पे भी है। और जो गवर्नेंस का काम है मिनिस्टर्स के पास था। और सभी इस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स थे ये सभी के सभी क्या थे? क्षत्रिय थे। वैश्य जो है ये बिजनेस अपना करते थे, शूद्र एग्रीकल्चर करते थे, और जो दूसरी सर्विसेज हुआ करती थी सेवा वाली वो शूद्र किया करते थे। फिर इसके बाद इंटरकास्ट मैरिज के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, और इतना तो तय है कि जो कास्ट सिस्टम है वो पहले से गुप्ता एरा से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। फिर इसके बाद जो हाई कास्ट वाली जो विमेंस हुआ करती थी उनको एजुकेशन मिल जाती थी। राजश्री खुद बहुत वेल एजुकेटेड थी, उसको सारी जो रिलीजियस और फिलोसफिकल चीज़ें हैं, जो डिबेट्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। और इस टाइम पे एक जो नेगेटिव चीज़ सामने आती है वो ये कि चाइल्ड मैरिज जो है गुप्ता एरा में भी था, यहाँ भी चाइल्ड मैरिज यहाँ पे प्रैक्टिस में आ चुका था। और सती प्रैक्टिस भी गुप्ता एरा से ही स्टार्ट हो गया, वो भी इस टाइम पे प्रैक्टिस में था। विडो मैरिज जो है, विडो मैरिज ये इस टाइम पे अच्छी नहीं मानी जाती थी अपर कास्ट में। ऐसा नहीं कि थी नहीं विडो मैरिज था, लेकिन अपर कास्ट में उसे बहुत अच्छा माना नहीं जाता था। जैसा कि राजश्री को ही देखते हैं, राजश्री खुद विडो होने के बाद जंगल चली गई थी, और यही रीज़न था कि विडो मैरिज क्योंकि था नहीं तो इसीलिए
ऐसा लगता है कि जो सती प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा बढ़ गई थी। फिर इसके बाद फर्दर सिस्टम था नहीं, ये तभी से स्टार्ट होगा जब मुस्लिम इन्वेजन होगा।